से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में। 140वीं गाथा का टीका को आपसे पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ी होगी आप लोगों ने। ऐसा मान करके अब आगे चलें कि पढ़ने पर एक बार मतलब इसमें बात तो कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है, लेकिन उसे तर्क और युक्ति से उनने सिद्ध किया है, तो वो भी हमारे कम से कम विद्वानों के ख्याल में तो वो बात रहनी चाहिए। साधारण जनता के ख्याल में ना भी रहे तो चलता है। देखो पेज नंबर 291, एक बार अपन फिर पढ़ते हैं। ये जो 90 से नीचे की 2 लाइन है। एक परमाणु से व्याप्त आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। उसी बात को रिपीट किया है कि एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। वही एक आकाश प्रदेश 5 द्रव्यों के प्रदेशों परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं पुद्गल परमाणुओं स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। ये भी अपन सब जानते हैं कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं और उनमें अनंत पुद्गल के परमाणु और बहुत द्रव्य, सब द्रव्य उसमें रहते हैं। यहाँ तो ये कह रहे कि एक प्रदेश में वो सब रहें ऐसी सामर्थ्य है। अब बस ये गले उतरने में अब वो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उस प्रदेश के इतने अंश मानना चाहिए, फिर जितनी चीज़ें उसमें रह ली हैं, हर एक को अपना अपना स्थान मिले। कहते हर एक को स्थान मिल रहा है, लेकिन वो स्थान है किसी का नहीं, क्योंकि दूसरे को आने से वो वहाँ रोक नहीं सकता। लोक में तो अपन सब जगह जाते हैं ना, लेकिन अपन एक छोटे से एरिए को अपना मानते हैं, अपना घर, अपना कमरा, अपना पलंग, और अपन ऐसा मानते हैं कि एक कोई इसमें दूसरा आएगा तो वो मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। माने उस पर थोड़ा हम अपना अधिकार मानते हैं, तभी तो हम उसे अपना कहते हैं। आपने जो लाखों रुपया देकर वो जो एक कमरा खरीदा है, उसमें क्या खरीदा आपने? यही तो खरीदा है कि दूसरे लोग उसमें आपकी मर्जी के बिना नहीं आ सकते। इतनी सी बात है, बाकी तो सब अभी दूसरे लोग नहीं आ सकते, ये बात भी सत्य है क्या? दूसरे मनुष्य, मक्खी, मच्छर, चूहा, बिल्ली, ये तो सब कितने कितने उसमें रहते ही हैं पहले से ही, और चाहे जब आराम से आते हैं जाते हैं, सब प्रवेश करते। तो ऐसे ही ये बाकी के सब द्रव्य जब निरंतर ही प्रवेश कर रहे हैं तो वो किसी का नहीं हुआ ना, सबका है, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। मतलब उसको ये है कि वो भी आए तो उसे भी कोई नहीं रोकेगा, इतना ही उसकी बात है। आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। ये असलियत में, ये गाथा में ये समझाना है कि एक अखंड वस्तु के अंदर भी अंश कल्पना होती है, तो उन्हें हम खंड क्यों नहीं माने? जैसे 2 जीव हैं तो 2 स्वतंत्र हैं ना, 2 पुद्गल के परमाणु हैं तो 2 स्वतंत्र हैं ना, ऐसे वे भी क्यों नहीं हैं? लेकिन वो अंश हैं क्योंकि वो वास्तव में टूट नहीं सकते। ये 2 जीव, एक स्वर्ग चला जाए, एक नरक चला जाए, लेकिन वो जो प्रदेश हैं, किसी भी एक जीव के जो प्रदेश हैं असंख्य, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश नरक चले जाएं, कुछ प्रदेश स्वर्ग चले जाएं। और तो जब वो मर के जहाँ जाएगा
वो सारे प्रदेश एक निश्चित काल में एक जगह ही जो उनका देह जिसे अपन कहेंगे उसमें ही उन्हें स्थित होना होगा। इसलिए वे दूसरे जीव के प्रदेश नहीं आएंगे और अपने असंख्य प्रदेश आएंगे। तो अपने और अपन में और अपने प्रदेशों में ये अंश कल्पना है और दूसरा द्रव्य अपन से पृथक है। जो अपने आपने नए पढ़े हैं तो नयों में जो अतद भाव और अत्यंताभाव का फर्क है वो ही फर्क इसमें है कि ये आकाश के जो हमने अनंत प्रदेश कहे हैं तो आकाश के दो टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अंश कल्पना अनंत तक की हो सकती। तो अब अंश कल्पना का आधार क्या है? तो उनने सबसे छोटा अंश एक प्रदेश को कहा। जो कोई नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने 10वीं क्लास तक, तो उसमें रहता राज्य किसे कहते हैं। तो कहते जिसका एक सुनिश्चित भूभाग हो उसे राज्य कहते हैं। जब तक भूभाग उसके हाथ में नहीं हो बिल्कुल, चाहे वो एक ही गांव हो, और यदि वो पूरा उसका मालिक है तो वो ये गांव का राजा अपने को कह सकता है, लेकिन होना तो चाहिए। एक जगजीत सिंह चौहान करके सिख था जो इंग्लैंड में रहता था, तो वो वहाँ कहता था कि जो हिंदुस्तान में जो पंजाब है ना, तो मैं पंजाब का प्रधानमंत्री हूँ। तो पंजाब तो उसके कब्जे में नहीं था, हिंदुस्तान के कब्जे में था। तो हिंदुस्तान में उससे पूछे कहीं तेरा कोई भूभाग है कि कितने हिस्से का तुम मालिक है, कितने हिस्से पे तुम चलेगी, तो वो भूभाग कोई नहीं है। तो कहते कि भाई तुम वो हम देश नहीं मान सकते, तुम अब देश नहीं मानते तो उसका प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है ना। तो ये सही हर अंतिम की जो गाथाएं हैं, अंतिम की माने 43-44 में जो गाथा है, इसी में अभी अपन पढ़ेंगे 143 से 44, उसमें इस बात पर खूब मेहनत की है। पहले तो कहते आए कि काल नास्ति काय है, उसके अप्रदेशी है, उसके कोई प्रदेश नहीं है। और जब कहते आए तो खूब सिद्ध किया, तो अपन ने मान ही लिया। अपन तो श्रद्धा से भी मान लेते हैं और तर्क और युक्ति से भी मान लिया। तो इसने तो बिल्कुल ही मान लिया। तो अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई बिना प्रदेश का तो कोई वस्तु ही नहीं होती, तो फिर काल द्रव्य कोई वस्तु नहीं रहेगी, इसलिए वो एक प्रदेशी है। तो बार बार कहते हैं जब एक प्रदेशी है तो अप्रदेशी क्यों कहा? अब व्यर्थ में ही तुमने पत्थर फेंक के हमें भ्रम पैदा कर दिया। तो वो कहते हैं बहुप्रदेशत्व के निषेध के लिए हमने अप्रदेशी कहा। हमने ये नहीं समझा कि तुम एक प्रदेश भी नहीं मानोगे, समझे ना। बहुप्रदेश के निषेधत्व के लिए तो तुम कहते बहुप्रदेश का निषेधत्व तुम एक प्रदेश ही कह के कर सकते थे, लेकिन लोक में ऐसा है कि एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहते हैं। जैसे मैं आप तुमसे पूछूं कि तुम कितने भाई हो, तो जो अकेला होता है ना तो वो कहता हमारे कोई भाई नहीं है, हम भाई भाई नहीं हैं, मतलब ऐसा कहता नहीं है। और उसी को कहता मैं अकेला एक भाई हूँ। एक भाई भी हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, है क्या नहीं? तो ऐसा लोग में चलता है कि मैं अकेले भाई को, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अकेली संतान, तो ऐसा बोलती है। तो ऐसे काल द्रव्य के साथ में हुआ। दिक्कत क्या हुई कि हमने उसके अस्थि कायत्व का निषेध किया। अस्थि काय माने बहुप्रदेशी बना, तो इसने उसका अस्तित्व का ही निषेध समझ लिया। तो वो उन गाथाओं में फिर ये अस्तित्व को सिद्ध किया कि भाई वो है। तो जब इन्होंने कहा कि हम एक प्रदेश भी नहीं मानेंगे तो फिर उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो अस्थि
कायपने का निषेध करना था तो हमने अस्थिपने का भी निषेध साथ में कर दिया, क्योंकि उसे कहा कि अस्ति काय और नास्ति काय, वो अस्ति काय नहीं है। मैंने कहना था अकेला काय नहीं है, तो हमने कहा अस्ति काय नाम रख लिया ना उसका पूरा, तो क्या अस्तित्व का भी निषेध और कायत्व का भी निषेध। तो अस्तित्व के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों जरूरी हैं, तो एक प्रदेश का होना बहुत जरूरी है, और कायत्व के लिए बहु प्रदेशों का होना जरूरी है। तो वास्तव में तो कायत्व का निषेध है, अस्थि का निषेध नहीं है, लेकिन शब्द का प्रयोग अस्थि काय है, पंच अस्थि काय है ना। तो ये बात भी यहाँ आगे आने वाली है। देखो, ऐसा होने पर भी मैंने आकाश को, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। एक प्रदेश में सब परमाणुओं को अवकाश देने की सामर्थ्य है, तो उससे हमें अंश कल्पना करना पड़ेगी। यदि हम अंश कल्पना नहीं करेंगे तो पूरे ही आकाश को सबको जगह देनी पड़ेगी, तो हर चीज को पूरे आकाश में फैलना पड़ेगा। कि यदि हम एक प्रदेश को मानेंगे तो एक प्रदेश में तो हर एक को फैलना ही है। एक प्रदेश से कम जगह में तो कोई द्रव्य ठहर ही नहीं सकता, ना पुद्गल का परमाणु ना कालाणु, ये दोनों छोटे से छोटे होते हैं ना। कालाणु का भी एक प्रदेशी और पुद्गल भी परमाणु एक प्रदेशी, और आत्मा तो असंख्य प्रदेशी है। तो जब ये एक प्रदेश, तो कम से कम जगह चाहिए ही चाहिए। कि आधे प्रदेश में नहीं ठहर जाएगा वो, क्योंकि इसमें ही तुम 25 को ठहरा दो, लेकिन मैं आधे में नहीं ठहर सकता। एक द्रव्य आधे में नहीं ठहर सकता, तो एक ही प्रदेश में 25 नहीं, ये तो कहते हैं सब, क्या लिखा था अभी अपन ने पढ़ा, शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश, सूक्ष्मता लिए अनंत पुद्गल के परमाणु, इन सब को वो अवकाश देने में समर्थ है। यहाँ के अनुभव से सिद्ध है, और हमें दिख रहा है ना कि सब द्रव्य यहाँ हैं। मान लो हमें धर्म द्रव्य नहीं दिखते हैं, लेकिन आकाश में जो दिखते हैं तो ये तो दिखते कि हमारा आत्मा, वही पुद्गल के परमाणु, ये सब हैं इतने। और इतने जो हिस्से हैं शरीर के, तो आकाश के जो प्रदेश हैं वो तो इसमें जो जितने असंख्य होंगे, मतलब असंख्य नहीं का संख्य कह लो इसे, इसलिए कि इसमें फिर वो असंख्य प्रदेशों वाला आत्मा, वही अनंत पुद्गल परमाणु ठहरे हैं ना। तो मतलब एक को एक चाहिए, ये तो नहीं रही ना बात। जो वो कहे सब ठहर सकते हैं एक साथ, तो इतने में ही इतने पुद्गल परमाणु ठहरे हैं, और सभी बाकी के द्रव्य भी हैं, और यहाँ कहीं कोई बाधा नजर नहीं आती। यदि ऐसा होने पर भी यदि कोई ऐसा कहे तो, ये न्याय की खास भाषा है। यदि एवं चेद एवं स्यात्, एवं चेद एवं स्यात्, माने सामने अपन आजकल क्या हम प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर लिखते हैं। आचार्य अपने आप ही इसी तरह प्रश्न उठा लेते हैं कि यदि कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर ये है, तो आकाश के अंश नहीं है, ऐसा कहे कोई कि आकाश के अंश नहीं हो सकते, तो आकाश में 2 उंगलियां उठाकर हम पूछते हैं कि इन 2 उंगलियों का क्षेत्र एक है या अनेक। कल अपन ने पढ़ा था, विस्तार चर्चा की थी कि आकाश तो एक ही है, तो उसके हम अंश नहीं माने। इसमें लिखा है ना, यदि ऐसा माने कि आकाश के अंश नहीं है तो, प्रश्न समझ में आया? तो फिर एक ही आकाश में 2 ही हैं, तो एक ही में 2 रहे ना, फिर इन दोनों का स्थान अलग अलग नहीं हो सकता। और ये इन दोनों का स्थान अलग अलग है, इसलिए हम मानते हैं कि आकाश के अंश कल्पना आकाश में होती है। और नहीं माने तो
तो फिर इतने दो आकाश मानने पड़ेंगे। यदि एक आकाश में ऐसी अंश कल्पना नहीं मानेंगे तो हमें ठहरेंगे तो दोनों उंगलियां दोनों आकाश में ही, तो इसका आकाश अलग होगा, इसका अलग। तो दो आकाश मानो, दो माने अनेक। अब जानते हैं एक के बाद अपन अनेक बोलते हैं, एक के विरुद्ध दो नहीं है, एक के विरुद्ध अनेक है। अनेक माने वास्तव में संख्या तो एक ही है, एक संख्या है। फिर अपन बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं आपके गांव में आपके पास 50 रुपये होंगे, बोले 1001 रुपये होंगे, तो 1000 क्यों नहीं बोले? 1001 माने क्या? माने वो एक, 1001 माने मूलता तो एक ही है, इकाई। तो दो एक तो अन एक, कि एक और एक नहीं। एक नहीं क्यों बोल रहे उसे? दो क्यों नहीं बोल रहे? तीन। क्योंकि अन एक में दो भी हैं, तीन भी हैं, चार भी हैं, पांच भी हैं, संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं, अनंत भी। अपने अनेकांत की व्याख्या लिखी ना, तो वहाँ ये बात बताई है कि अनेक के अनेक अर्थ होते हैं, और सबसे छोटा अनेक है दो, और सबसे बड़ा अनेक है अनंतानंद, है ना। तो इनने वो तुम एक हैं कि अनेक, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? दो उंगलियों को उठाकर छूने, इनका क्षेत्र एक है कि अनेक? यदि एक है ऐसा कहोगे कि एक क्षेत्र है दोनों का, क्योंकि दोनों आकाश में हैं, तो फिर प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, यानी अनंत अंश हैं उसके, अनंत प्रदेश है ना, अंश माने प्रदेश। और ऐसा एक ऐसा आकाश पकड़ना कि वो अनंत अंशों से भिन्न है, ऐसा जो आकाश है, कैसा आकाश लेना? तुमने कहा कि दोनों एक में रहता, यदि एक कहो, है ना, ऐसा कहो तो प्रश्न होता है कि आकाश के अभिन्न अंशों वाला अविभाग आकाश, जिनका विभाग नहीं है, अभिन्न अंश हैं, ऐसे आकाश में दो उंगलियों रख करके बात कर रहे कि जो जिसके अंश भिन्न भिन्न हैं, ऐसे आकाश की बात कर रहे। तुम कैसे आकाश की बात कर रहे? क्योंकि भिन्न अंश वाला और अभिन्न अंश वाला, इसमें अपना अनेकांत है ना, कथनचित लगाते हैं ना अपन, तो दो बातें हो गई। इसलिए होता है आकाश, ऐसा कहो यदि एक है, ऐसा कहोगे एक है, अनेक अंश वाला नहीं, एक है ऐसा कहो तो प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है। ये प्रश्न खड़ा किया, यदि आकाश अभिन्न अंश वाला विभाग एक द्रव्य है तो इसलिए दो उंगलियों का क्षेत्र एक है, ऐसा कहा जाए तो जो अंश एक अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक का अभाव हो जाएगा। फिर दो कहने से फायदा क्या? जब उसी को कह रहे हो तो दो नहीं रहे, एक ही रहा। तो तुम कह तो रहे कि वे अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही रहा। इस प्रकार एक से अधिक दो अंशों वाले का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा। जैसा परमाणु निश्चय से एक प्रदेशी है, ऐसा आकाश भी अखंड रूप से एक प्रदेशी माना जाएगा, और वो एक प्रदेश इतना बड़ा होगा कि जिसमें लोका और अलोक दोनों समझ आएंगे, क्योंकि फिर वो ये परिभाषा प्रदेश की नहीं रह जाएगी। आकाश इतना छोटा तो होगा नहीं, वो तो जितना है उतना ही है ना। तो हमने प्रदेश की परिभाषा तो बना दी कि एक परमाणु जितनी जगह को घेरे उसको प्रदेश कहते हैं। अब वो आकाश तो अंशों वाला है, लेकिन वो अंश
उसमें फिर अंश नहीं है, अंश में अंश कल्पना नहीं है। क्या अपने अपन फिर उसमें अंश करें, फिर उस टुकड़े के टुकड़े करें। जैसे अपन कहते हैं ना, ये देश 30 प्रदेशों में बटा है, फिर एक एक प्रदेश 20-20 जिलों में बटा है, फिर एक एक जिला 20-20 तहसीलों में बटा है, फिर एक एक तहसील इतने परगनों में बटी है, फिर एक एक परगना इतने गांवों में बटा है, फिर एक एक गांव इतने मोहल्लों में बटा है, फिर एक एक मोहल्ला इतने घरों में बटा है, फिर एक एक घर इतने कमरों में बटा है। ऐसे भेद होते जाते हैं ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो वो देश के में बटे हैं, वे तो असली बंटवारा है, और बाकी के ये सब बंटवारे व्यवस्था के लिए हैं। क्या इतने बड़े देश की हमें व्यवस्था करनी है, संभालना है, किसी को एक जिम्मेवारी सौंपनी है, तो जितनी छोटे एरिया की सौंपेंगे उतना वो अच्छी तरह से कर पाएगा। नहीं, सारे देश को तो प्रधानमंत्री संभाल रहा है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो उन गाँव के नाम ही नहीं जानेंगे, ज़िंदगी उस एरिया में जाएगा ही नहीं। तो हम जिलों में बांटेंगे, गाँवों में बांटेंगे, तो वहाँ एक एक ऑफिसर रखेंगे, कलेक्टर रखेंगे, तो वो सब संभालेगा। तो ये हमने अपनी व्यवस्था के लिए ये सारे बंटवारे किए। तो ऐसा ही यहाँ है क्या कि हमने एक द्रव्य को अंशों में बांटा। ये कौन से अंश की बात चल रही है? प्रदेश वाले, क्षेत्र वाले, अभी काल वाले भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। क्षेत्र वाले अंश तो कहते हैं वो अंश तो हैं उसके, और अंशों के अंश नहीं हैं। यदि अंशों के अंश मानेंगे तो क्या होगा बोलो, अब सोचो कौन बताएगा? हाथ उठाओ, पूछूंगा नहीं। मुझे इतना पता तो लगे, किसी की समझ में आया कि मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो आकाश प्रदेश है, आकाश जो एक द्रव्य है, उसका एक प्रदेश फिर वो एक द्रव्य हो जाएगा यदि उसके भी अंश होंगे तो। अब उसमें रहेंगे अनंत परमाणु, तो अनंत परमाणु में एक एक परमाणु के हिसाब से हिस्से करेंगे तो अनंत हिस्से हो जाएंगे। तो वे हिस्से नहीं हो सकते, वो बिना ही हिस्से हुए, माने उसी उतनी जगह में, उसी जगह में उससे कोई अलग हिस्सा नहीं मिलेगा, वो उन अनंत परमाणुओं को रहना पड़ेगा। तिब्बत में परेशान करे चाइना उनको, तिब्बतियों को, और 1 लाख तिब्बती भाग के हिंदुस्तान में आ जाएं, तो फिर हिंदुस्तान में हम 1 लाख तिब्बतियों के लिए ऐसी जगह बढ़ाएंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे हिंदुस्तान को, वो तो हो नहीं सकता। इसी हिंदुस्तान में उन्हें समाना पड़ेगा कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि वो अंश का अंश नहीं हो सकता, तो उस एक अंश में ही सबको रहना पड़ेगा, और ऐसी सामर्थ्य उनमें है। माना कोई वो जबरदस्ती की बात नहीं है कि भीड़ हो जाएगी बहुत, है? वस्तु के स्वभाव में ऐसा अंश है। इसमें मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते शायद अंतिम हिस्से में पहुंचा इसी अधिकार के, तो उसमें एक बहुत पंक्ति आई थी कि ये आत्मा द्रव्य की स्वरूप संपदा है, निकालो, अंत में आएगी। तो मुझे बहुत आनंद आया। अब अभी मेहनत नहीं करें, आ जाएगा अपने आप, लेकिन ये शब्द है कि ये इसकी स्वरूप संपदा है, ये कोई इसकी आफत नहीं है कि अनंत द्रव्यों को ठहराना पड़ रहा है, क्या करें, भीड़ तो बहुत हो गई है। ये माने स्वरूप संपदा है, माने ये इसका स्वरूप भी है और संपत्ति भी है। स्वरूप संपदा दूसरी जगह भी आई है प्रथम सार में, मैंने वहाँ अर्थ किया है इसका, समझ में याद है।
क्या मिल गया? नहीं मिली पंक्ति? कोई बात नहीं। स्वरूप संपदा है, मैंने दूसरा तो कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ा तो यही है ना। और एक इसके 44 गाथा के आगे नहीं पढ़ा। तो अब स्वरूप संपदा है माने ये इसका स्वरूप है, इसका अपना रूप है, ये किसी की थोपी हुई वस्तु नहीं है। माने ये जो हम बता रहे हैं ये किसी कर्म के उदय से नहीं हुई है। हमने बढ़िया पुण्य किया था इसलिए हमको ऐसी ताकत प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पड़ोसी के सहयोग से कैसा हो गया, हम व्यायाम करते हैं इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माने ये हमारे स्वरूप में ही बात है, इसलिए फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जो हमारे स्वरूप में बात होती है और उसमें ही कोई चीज़ हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर हमारे लिए ये विपत्ति नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। ये हमारा स्वरूप है और हमारी संपत्ति है। ये जो बताया जा रहा है हतेक द्रव्य का, वो उसका स्वरूप है और उसकी संपत्ति है। तो अभी जो एक बात आई कि ये 4 चीज़ें होना चाहिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये क्षेत्र की बात चल रही है। अभी काल की बात अभी करेंगे। क्षेत्र की बात में वो ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, जो काल को अस्थि काल नहीं मानेंगे, तो एक चीज़ खंडित हो जाएगी और एक चीज़ खंडित हो जाने से वो वस्तु ही नहीं रहेगी। तो वस्तु तो है, वो वस्तु माने उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वो बहु प्रदेश वाला अस्तित्व नहीं, अंश कल्पना वाला अस्तित्व नहीं। आकाश में तो अंश कल्पना होती है, धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में भी अंश कल्पना होती है, एक जीव में भी अंश कल्पना होती है, लेकिन काल द्रव्य में अंश कल्पना नहीं होती। पर ये एक प्रदेश है तो उसमें और अंश कल्पना नहीं होती है। देखो क्या पूछ रहे हैं? मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो कोशिश पूरी करूँगा। मिल गया? हाँ, देखो ये पेज नंबर 229 पर है। प्रत्येक द्रव्य के समान काल द्रव्य भी प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य का ध्रुवत्व, यह प्रत्येक द्रव्य की स्वरूप संपदा है। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि एक समय में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य द्रव्य में ही घटित होते हैं, एक पर्याय में नहीं। अब ये भी लंबा है, जब ये इसको अपन पढ़ेंगे तब इसका मैं विशेष अर्थ समझाऊंगा। ये ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने लिख दी, टीका लिख दी, अनुशीलन लिख दिया, उसके बाद में सारांश लिख दिया, और उसके बाद में रोजीना पढ़ता हूँ ना, तो रोजीना कम से कम 1 घंटा पढ़ता हूँ इन 2-3 पेजों को ही। ऐसे ही नहीं होता, आता है, इसलिए तुम्हें कैसे आ जाएगा 1 सेकंड में। लेकिन मैं तो अपनी व्यायाम करूँगा, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा है कि वो पगड़ी छाप बैठे रहते थे 5-7 लोग, और गुरुदेव से समयसार की गाथाओं की बारीकियों को अपने बताते रहते थे कि किसने क्या समझ में आया नहीं। लेकिन जैसे अपने यहाँ पर एक नियम था ना कि कहानी किसी को सुनानी हो तो एक हुंकारा भरने वाला चाहिए था। वो हुंकारा भरने वाला नहीं हो तो कहानी वाला कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि 2-5 लोग बैठ जाते, लौट जाते, सो जाते, कुछ सो जाते, अब सब सोते रहे और वो कहानी सुनाता रहे। ऐसा नहीं, एक हुंकारा भरे। ऐसे गुरुदेव के सामने एक हुंकारा बैठा रहता था, प्राण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव। वो बीच बीच में ऐसा बोलता रहता था, और वो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। यदि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 उंगलियों का क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, एक क्षेत्र है,
तो जो अंश अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र हो गया, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाए। फिर दो की क्या जरूरत, एक ही है ना, तो उसे दो क्यों बोलते हो, है ना। एक कमरे के एक कोने में एक सो रहा, दूसरे कोने में दूसरा सो रहा, तो हम उसे दो कमरे कह सकते हैं, एक ही कमरा कहना पड़ेगा ना। इस प्रकार एक से अधिक दो आदि अंशों का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा, बस वो भी एक प्रदेश ही मानना पड़ेगा। अतः यह तो ठीक नहीं है। अब यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, अंश उसके अलग अलग हैं और वो अविभागी एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है, तो यह ठीक ही है, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना सिद्ध हो जाती है। क्योंकि निश्चित तो यही करना था कि एक अविभागी द्रव्य में अंश की कल्पना की जाती थी। यदि तुमने ये मान लिया कि उनके अलग अलग अंश हैं तो हमारी बात सिद्ध हो गई, अंश कल्पना। ये कह रहे कि आकाश एक द्रव्य है और उसके अनंत अंश माने जा सकते हैं, और एक अंश एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उतनी जगह माना जाता है, अंश वाला है। यदि ऐसा कहा जाए कि दो अंगुलियों का क्षेत्र अनेक है, अब एक वाला तो खत्म हो गया, अनेक है, एक से अधिक हैं, तो प्रश्न होता है कि आकाश द्रव्य खंड खंड रूप सविभाग अनेक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का क्षेत्र अनेक है, माने आकाश ही अनेक आकाश हैं, इसलिए अलग है कि आकाश तो एक ही है, अविभागी द्रव्य होने पर दो अंगुलियों का क्षेत्र अनेक है। यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से अंगुलियों का क्षेत्र अनेक है, ऐसा माना जाए तो आकाश द्रव्य अनंत हो जाएंगे, या तो आकाश अनंत हो जाएंगे और या फिर उसके हिस्से नहीं माने जा सकते हैं, पर यह तो ठीक नहीं है। अतः आकाश अविभाज्य एक द्रव्य होने से दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है, ऐसा माना जाए तो यह ठीक ही है। इस प्रकार अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हो गई। बस ये अंतिम निकालना तो ये है, एक द्रव्य में अंश कल्पना हो सकती है। बस आकाश में अनंत अंश हैं, अंश माने प्रदेश हैं, बस। और ये बात गलत नहीं है, इसको ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात तो इतनी है। अब आपकी समझ में इतना आ जाए कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं और उसमें कोई शंका खड़ी नहीं हो, तो समझ लेना उसका अर्थ समझ में आ गया। ये सब बीच की तर्क युक्तियों से उस बात को सिद्ध किया है। अभी हम जयसेनाचार्य ने फिर दो मुनि खड़े कर दिए, इनने तो दो अंगुलियाँ खड़ी करी थी, उन्हें दो मुनिराज खड़े हैं, तो उनका क्षेत्र अलग अलग है कि इकट्ठा ही है। मतलब ऐसे अलग अलग उदाहरणों से हम इसे घटित करके देखें तो हमारे दिमाग में वो बात अच्छी तरह खचित हो जाएगी। अब 41वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी, तो पढ़ो फिर। अब सीधा सच्ची गाथा है, एक दो और फिर संख्यात। संख्यात के लिए ने बहुत शब्द का प्रयोग किया और फिर असंख्य को अलग लिया और अनंत को अलग लिया। यदि बहुत कहा था तो असंख्य अनंत भी आ जाते उसमें, संख्यात असंख्यात और अनंत, लेकिन उनने असंख्य अनंत को अलग कह दिया तो समझ लो बहुत संख्यात के अर्थ में किया है ना। 1 2 3 4 5 6 लगाते जाओ, ये सब जितने हैं कहाँ पढ़ रहे हैं अपन,
द्रव्यों के एक, दो, बहुत, असंख्य और अनंत प्रदेश होते हैं और काल के अनंत समय होते। अब क्या क्या मतलब काल के प्रदेश नहीं होते? वो तो अप्रदेशी है ना। वो जो मेहनत करेंगे अभी कि वो एक प्रदेशी के अप्रदेशी, वो एक अलग है। अभी तो अपन ने उसे अप्रदेशी मान लिया ना, तो फिर कहते हैं उसमें अंश कल्पना कैसे करेंगे? एक द्रव्य में अंश कल्पना करनी है। अब काल, इन्हें बाकी के 5 द्रव्य तो बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उनमें अंश कल्पना हो गई। आकाश में अनंत हो गए, धर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, अधर्म द्रव्य में असंख्य हो गए, एक जीव में असंख्य हो गए। आप समझे ना? तो ये तो प्रदेश की हो गई। अब काल द्रव्य में प्रदेश नहीं है तो उसमें भी अंश कल्पना करनी है, तो कहते उसमें हम समय से अंश कल्पना करेंगे। उसका सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश है क्षेत्र की अपेक्षा, और काल की अपेक्षा सबसे छोटा हिस्सा समय है। और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनमें भी काल से भी हमें अंश कल्पना होती है, लेकिन फर्क इसलिए नहीं है कि सभी द्रव्यों की, जैसे ये फर्क है ना प्रदेशों में, आकाश के अनंत, धर्म द्रव्य के असंख्य, इसके असंख्य, ऐसा भेद नहीं है। उस काल में तो सबके ही अनंत हैं, समझे? 6 द्रव्यों के। अभी इसमें थोड़ा बारीक भेद डाला है कि काल के समय तो काल के हैं और उनको एक विशेषण लगा करके फिर बाकी के बनाया है। देखे ना क्या है विशेषण वो? अनंत प्रदेशी होने से धर्म अधर्म द्रव्य अवस्थित प्रोजेक्ट परिचय अभी आ जाएगा। इसमें वो समय विशिष्ट ऐसा शब्द लगा दिया है, विशिष्ट शब्द लगा दिया है। उसके तो अंश जो हैं वो समय, और बाकी में जो समय की अपेक्षा भेद किए तो समय विशिष्ट ऐसा लगाया है। वो क्या क्यों लगाया है, क्या लगाया है, अभी अपन बात करते हैं। देखो ये त्रियग प्रचय और ऊर्ध प्रचय, त्रियग सामान्य, ऊर्ध सामान्य, और तीसरा नाम और एक है और है इसका, इसमें दिया है। तो ये बता रहे हैं कि काल को जब हम बांटते हैं तो प्रदेशों के समूह को त्रियक प्रचय कहते हैं। तो प्रचय समझते क्या होता है? ये जो दीवार बनाते हैं ना कारीगर, तो ईंटों का एक वो लगाते हैं ऐसी, एक एक ईंट लगाई फिर एक ऊपर, तो उसको एक को एक चय बोलते हैं। समझ काय को चय बोलते हैं? जैसे उन्होंने एक ईंट ऐसी पूरी में लगा दी, फिर ऊपर से दूसरी ईंट लगाई, तो एक एक चय, चय अपचय, चय अपचय, ऐसा कर जाते हैं। तो ये इसमें क्या प्रचय शब्द है ना, कहाँ है प्रचय? तो क्या विशेष प्रकार का चय, त्रियक प्रचय। तो माने त्रियक माने तिरछा, तिरछा माने आड़ा, आड़ा माने ऐसा फैलाव वाला चौड़ा, ऐसे फैलाव को त्रियक प्रचय बोलते हैं। ये जो गाय भैंस को क्या बोलते हैं? त्रियंच गति। ये त्रियंच क्या है? ये इनका मध्य लोक भी तिरछा है, ऊर्ध लोक ऐसा है, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, ऐसा ऊपर ऊपर है। नरक ऐसे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे, लेकिन मध्य लोक में एक के बगल में दूसरा, एक के बगल में दूसरा, ऐसे एक के नीचे दूसरा, ऐसा नहीं है। उसका जो फैलाव है वो बम्बई जैसी बिल्डिंगें नहीं है, नीचे से ऊपर चली गई। अब यहाँ नरक बनते जा रहे हैं, बना तो रहे स्वर्ग, स्वर्गों में भी ऐसा ही है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बना तो रहे स्वर्ग, बनते जा रहे हैं नरक। और जो ऐसी बस्ती बस्ती है ना आड़ी आड़ी, तो उसको त्रियग लोग बोलते हैं। लोग को ही पूरे मध्य लोग को त्रियग लोग बोलते हैं।
त्रिंचों का लोग है। और वो तो ऐसा बोलते थे खनचंद भाई कि तेरे आप अपन आदमी खड़ा होता है ना, लेकिन पशु सब तिरछे होते हैं, हाथी घोड़ा सब 4 पैर होते हैं ना, ऐसे ऐसे तिरछे होते हैं, इसलिए उन्हें त्रिंच गति बोलते हैं। अगर सब तिरछे ही तिरछे होंगे, ऐसे खड़े आदमी जैसे कोई एक भी पशु पक्षी आपको देखने में नहीं आते। तो परिचय वो आप समझ गए ना, वो लगते एक के ऊपर एक लगता जाता है। तो एक तो होता है त्रियग परिचय और एक कौन दूसरा ऊर्ध्व परिचय। तो ये इसी ऊंचे ऊंचे जाते हैं, ये ऊर्ध्व परिचय बोलते हैं। आड़ा होता है त्रियग परिचय बोलते हैं। अब यहाँ प्रदेशों की अपेक्षा लगाओ तो त्रियग परिचय, और काल के समयों की अपेक्षा लगाओ तो ऊर्ध्व परिचय। अनादि से लेके अनंत काल तक ये ऊर्ध्व परिचय है। और सारे लोक में अपन कहेंगे नरक से लेके स्वर्ग तक, और जो भी कहना हो, जैसे अपन हिंदुस्तान का बोलते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये सब त्रियग परिचय है। प्रदेशों का समूह त्रियग परिचय है, और समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध्व परिचय है। ये देखो समय विशिष्ट पर्यायों का समूह, तो ये जो विशिष्ट शब्द लगा है ना, वो काल द्रव्य में नहीं लगाना और बाकी सब में लगाना। उसका कारण है कि काल की पर्याय तो पर्याय ही है, काल का वो जो है ना अंश, वो तो पर्याय ही है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य का अंश पर्याय नहीं है। कोई विशिष्ट पर्याय है, जैसे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, समझे। काल में ऐसी कोई पर्याय का ऐसा भेद नहीं है, वो सब अनादि से अनंत तक एक ही पर्याय पर्याय पर्याय। और इसमें हम कहेंगे मनुष्य से देव पर्याय, फलाने से पर्याय, मैंने विशिष्ट पर्याय, विशेष पर्याय पकड़ना, समझ गए ना। ऊर्ध्वता सामान्य में समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध्व परिचय है। आकाश द्रव्य अवस्थित अनंत प्रदेशी होने से धर्म व अधर्म द्रव्य अवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, अब ये क्या हो गया, वे अवस्थित और ये अनवस्थित। तत्वासूत्र पढ़ रहे ना आजकल, उसमें आया है ना, ये नक्की है। आकाश के अनंत प्रदेश नक्की हैं, आकार प्रकार सब नक्की है, धर्म द्रव्य का भी अधर्म द्रव्य का भी। और जीव का नक्की नहीं, मोटा हो जाता, दुबला हो जाता, इतने में हो जाता, इतने में फैल जाता, इसलिए इसको बोलते अनवस्थित। समझ में, अवस्थित और अनवस्थित का अंतर समझ में आ गया। ऊपर डाला अवस्थित, नीचे लिखा अनवस्थित। असंख्य प्रदेशी होने से त्रियग परिचय वाले द्रव्य हैं। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनेक प्रदेशी होने रूप शक्ति से संपन्न एक प्रदेश वाला है। एक प्रदेश है तो एक ही प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, परमाणु पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उसमें स्कंध बनने की शक्ति है, माने उसमें रूक्षत्व और स्निग्धता गुण है, जिससे वे दूसरे पुद्गल परमाणुओं के साथ वो जुड़ जाता है ना। इसलिए उसे उपचार से बहुप्रदेशी भी हमने मान लिया। देखो राजस्थान भी एक अपना देश का अंश है, मध्य प्रदेश भी है, और दिल्ली में केंद्र में राजधानी है। तो केंद्र की जो हिंदुस्तान है, भारत है, भारत को अड़ोसी पड़ोसियों से और अमेरिका से भी समझौता करने का अधिकार है, लेकिन राजस्थान को नहीं है, मध्य प्रदेश को नहीं है कि उनसे वो कोई समझौता कर लें। इसका मतलब ये वो देश नहीं है, राजस्थान देश नहीं है। देश होता तो उसको वो शक्ति होती, समझ गया। तो ये कहाँ चल रहा है, पर्याय दृष्टि से संख्यात असंख्यात तो अनंत प्रदेश वाला है, इसलिए उसके भी त्रियग परिचय है, परंतु काल द्रव्य के त्रियग परिचय नहीं है। अब एक ही प्रदेश है ना, आप प्रदेश का होता है एक ही प्रदेश, तो फैले क्या, वो तिरछा ऐसा कैसे फैले, क्षेत्र से नहीं फैल सकता ना वो। उसे तो आकाश के एक ही प्रदेश में एक कालाणु रत्नों की राशि की वहाँ जड़ा है, और वो अनवस्थित है कि अवस्थित, अवस्थित है, बस वहाँ जड़ा से जड़ा,
अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जिस आकाश के प्रदेश में जो कालाणु द्रव्य बैठा है तो बस बैठा है, बस है ना। क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति दोनों से ही एक प्रदेश वाला ही है। माने उसकी जो पर्याय हो तो भी और द्रव्य हो तो भी वो अपने एक प्रदेश में से उसी प्रदेश में रहेगा। ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। अब ऊर्ध्व प्रत्यय क्या, आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बताओ जो ऊर्ध्व प्रत्यय क्या है। अब भी हाल बताया है, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। ऊर्ध्व प्रत्यय पर्यायों की अपेक्षा अनादि से लेके अनंत काल तक है, उसको ऊर्ध्व प्रत्यय बोलते हैं, वो समयों की अपेक्षा। तो ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से होता है। त्रियग प्रत्यय कितने द्रव्यों में होता है? 5 में, एक में नहीं होता है। किसमें? काल में। और ऊर्ध्व प्रत्यय 6 द्रव्यों में होता है, इसलिए अंशों से युक्त है, इसलिए 6 द्रव्यों में अंश कल्पना होगी। समझिए ना, 6 द्रव्यों में इनको ये सिद्ध करना है कि द्रव्य अखंड है और उसमें अंश कल्पना हो सकती है। और अंश कल्पना हो गई तो अलग अलग हमने कहे तो उनको प्रदेश एक हैं, इसलिए वे अलग अलग हो नहीं सकते। अलग समझे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, वे अलग हो नहीं सकते। ये दो अलग हो सकते हैं जिनके प्रदेश अलग हैं। इतना विशेष है कि समयों का प्रचय माने समूह है ना, काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है और शेष द्रव्यों का समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय, ये समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय ऊर्ध्व प्रचय है। क्योंकि काल द्रव्य की वृत्ति स्वतः समय भूत है और अन्य द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से समय विशिष्ट है। और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समय भूत होने से समय विशिष्ट नहीं है। अभी आया कुछ समझ में? थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए बताता हूँ। जैसे अपन कहते हैं ना राग पर्याय है ना, और दृष्टि के विषय में राग नहीं है। राग पर्याय को अपन ने बिल्कुल निकाल दी। तो ये राग पर्याय नहीं, विशिष्ट पर्याय है। सम्मा दर्शन केवल ज्ञानी विशिष्ट पर्याय है। तो जब पर्याय निकाल दी हमने, राग भी निकाल दी, मिथ्यात्व भी निकाल दिया, सम्यक्त भी निकाल दिया, केवल ज्ञान भी निकाल दिया, निर्मल पर्याय भी निकाल दिया, तो द्रव्य पर्याय रहित हो गया। अब जरा माथा मारा, आप लोग शांति से बैठो। क्या ये विशिष्ट पर्याय का निषेध है? वो जो द्रव्यगुण पर्याय में जो पर्याय है वस्तु का स्वभाव, वो तो है ही, वो तो कहाँ से निकल जाएगी? प्रति समय बदलने का जो उसका स्वभाव है, वो ये पर्याय है ना जो काल द्रव्य की है, काल द्रव्य में ही है। और हमारी जो विशिष्ट पर्यायों का निषेध है, वास्तव में वो पर्याय तो है। वो ऐसा कोई भेद ही नहीं जानता है, क्या करे? पर्याय का निषेध, केवल ज्ञान का भी पर्याय, इसका भी निषेध। अब कौन पर्याय बाकी है बताओ? ऐसा बोलते ना अजित भाई, बोलो। अरे पूरी पर्याय बाकी हैं। ये राग देश मोह मिथ्या तो ये सब छोड़ दो। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं कि नहीं, इसमें सिद्ध करेंगे अभी। पर्याय वो तो प्रति समय होते ही है, नहीं तो वो काल खंडित हो जाएगा। जैसे प्रदेश खंडित हो जाता है ना, ऐसे काल खंडित हो जाएगा। वो समय तो मौजूद ही है और उसमें भी अंश कल्पना है ना, क्योंकि अनंत समय होते हम ऐसा कहते हैं ना। यदि अंश कल्पना नहीं करेंगे तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक ही समय मानना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। ये भूत में चला गया, ये वर्तमान में आ गया, तो भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में जाता है ना। अभी ये कहते हैं कि एक समय में उत्पादव्य और द्रव्य तीनों होते हैं, इसमें भी माथा मारेंगे। वो कहते हैं कि एक समय की पर्याय में तीनों नहीं होते। तो सुनो अब ये बात याद रखना, वो द्रव्य में होते हैं। और तर्क क्या दिया कि एक समय की पर्याय
तो बिल्कुल सेपरेट है। तो जो द्रव्य है उसमें तो पूर्व पर्याय भी थी और उत्तर पर्याय भी होगी, तो व्यय पूर्व पर्याय की अपेक्षा होगा और उत्पाद वर्तमान पर्याय की अपेक्षा होगा। और जो पर्याय है वो तो एक ही समय की है, तो उसमें व्यय घटित नहीं होगा। व्यय किसका? इसलिए द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव। अब कहेंगे इसमें द्रव्य में तो एक समय की, अब एक कहते हैं उस द्रव्य में एक समय में तीनों घटित हो रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इस समय जो द्रव्य है इसमें पूर्व पर्याय के अपेक्षा व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय नहीं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा इसमें व्यय नाम का धर्म है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा इसमें उत्पाद नाम का धर्म है और ध्रुव धर्म तो है ही। तो तब इसलिए तीनों चीजें इनसे युक्त द्रव्य, उत्पाद व ध्रुव युक्तम द्रव्य, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य और सत द्रव्य लक्षणम, तब वो द्रव्य कहलाएगा। इसलिए द्रव्य में है वो, द्रव्य में एक समय में तीनों घटित होती हैं, पर्याय में नहीं। अभी अपने आप मुक्षुओं में ये आदत पड़ गई है, ये तो पर्याय में है, ये तो पर्याय की तरफ, पर्याय के नहीं है भाई साहब। द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है। पर्याय नहीं है पर्यार्थिक नय से अनित्य। पर्याय तो प्रमाण से अनित्य है, वो तो है ही अनित्य। वो तो द्रव्य जो है वो पर्याय की जिस तरफ से देखो तो अनित्य है और द्रव्य की तरफ से देखो तो नित्य है। जिस द्रव्य की तरफ से देखना है वो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है, जिसे देखना है वो प्रमाण का द्रव्य है। समझ में है ना? इसलिए सब जो वस्तु पे घटित होते हैं, हम कहते पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटा दिया, पर्याय पे घटित नहीं होते, वस्तु पे। ये चार अभाव है ना, तो वह इसमें वर्तमान में, तो वर्तमान उस वस्तु में ये जो स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप है और वस्तु माने द्रव्य, और फिर जो पर्याय ये वस्तु का अंश है, गुण ये वस्तु के अंश हैं, प्रदेश ये वस्तु के अंश हैं, और ये अंश कल्पना भी सिद्ध कर रहे हैं। अब इसे तुम पढ़ लेना कल की मेहनत करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।